हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री का क्लास 10 के फॉर्मेट में पहला चैप्टर है, वो सीबीएसई पैटर्न में पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। और यही चैप्टर है क्लास 9 में आईसीएसई पैटर्न में, उसका भी नाम यही है, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। इसके बाद क्लास 10 का अगर हम सीबीएसई पैटर्न में बात करें तो आता है एसिड बेस एंड सॉल्ट, फिर आता है मेटल और नॉन मेटल, वो सारा कुछ भी हम अपलोड कर देंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। ये बेसिक सा जानकारी के लिए है ये चैप्टर कि कौन सा रिएक्शन कैसे होता है और क्या क्या रिएक्शन का नाम है, ये सारा कुछ इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं। तो ये चैप्टर को हम स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा इससे पहले बेसिक सा चालू करा देते हैं। तो बेसिक सा होता क्या है कि कभी भी हम केमिकल रिएक्शन बनाते हैं तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है सबके लिए कि ये केमिकल रिएक्शन बनेगा कैसे, कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड किससे मिला और कौन सा कंपाउंड का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ये सारा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बहुत कोई के लिए। प्लस दो लॉज होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको मेंटेन करने के लिए हमको बैलेंसिंग भी चाहिए। तो ये सारा कुछ हम पहले भी चैप्टर में समझा चुके हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और कंपाउंड कैसे बनता है, एलिमेंट कैसे, कितना एलिमेंट होता है, ये सारा कुछ का हम प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सीरीज बना हुआ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के फॉर्मेट में। तो आज हम केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन बहुत मजेदार चैप्टर है, इसको अगर हम समझ जाएंगे एक बार तो मेरा प्रॉब्लम हमेशा के लिए शॉर्ट आउट हो सकता है। तो आई होप हम समझा दें और आप लोग को भी समझ में आ जाए। तो पहला चीज है केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। नाम में दो चीज दिख रहा है, एक हो रहा है इक्वेशन, एक हो रहा है रिएक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये आ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड रिएक्शन। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और सबसे छोटा टॉपिक है, इसका मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि ये क्या होता है, हम इक्वेशन बोले और रिएक्शन बोले। तो एकदम सिंपल सा आंसर है, एक होता है इक्वेशन, एक होता है रिएक्शन। तो इक्वेशन को अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख दें तो उसको कहते हैं रिएक्शन। इक्वेशन इन अ सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड रिएक्शन। आराम से हमेशा समझ में आ गया इक्वेशन और रिएक्शन में डिफरेंसेस क्या होता है। अब इक्वेशन आया और रिएक्शन आया तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इक्वेशन का मतलब और रिएक्शन का मतलब ये होता है, तो अब हम रिएक्शन ही पढ़ेंगे, इक्वेशन को हम साइड कर देंगे क्योंकि हम सिस्टमेटिक ढंग से समझा रहे हैं। तो जब हम सिस्टमेटिक ढंग से समझाएंगे तो इसको हम साइड कर देते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सिर्फ केमिकल रिएक्शन। तो अब केमिकल रिएक्शन होता क्या। तो रिएक्शन से पता चल रहा है एक ऐसा चीज जिसको हम किसी भी चीज से मिला रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसको हम कहेंगे रिएक्शन। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम नमक लिए उसको पानी के अंदर मिला दिए, तो पहले तो पानी अलग था, वो लिक्विड फॉर्म में था जिसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, और नमक जो था वो सॉल्यूट हो गया, वो सॉलिड फॉर्म में था। लेकिन जैसे ये दोनों को एक साथ मिला दिए तो एक नया फॉर्मेशन आया जिसको हम कहेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन। लेकिन ये जो बनेगा ये लिक्विड फॉर्म में बनेगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होना, इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन होता है नॉर्मल सा चीज जिसको हम फिर से चेंजेस करा सकते हैं। केमिकल में कोई ना कोई चीज का प्रेजेंस होता है, या तो हीट का हो या तो कोई एक चीज का हो, इसके प्रेजेंस से वो नया फॉर्मेशन बनता है, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो ये फिजिकल रिएक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन को अब हम पूरा समझा देते हैं। तो पहला जो आता है इसमें होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला पार्ट जो आता है उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कंबाइन, कोई भी चीज कंबाइन करना, मतलब एक सामान दूसरे सामान के साथ मिलके जुड़ जाना, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो अ रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस और कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एकदम
आसान सा भाषा है, समझ में आ गया डेफिनेशन। फिर से बोलोगे तो रिपीट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, जरूरी नहीं कि एलिमेंट हो या फिर जरूरी नहीं कि कंपाउंड हो सकता है एलिमेंट को कंपाउंड के साथ मिलाया जा सके या फिर कंपाउंड को कंपाउंड के साथ मिलाया जा सके या फिर एलिमेंट को एलिमेंट के साथ मिलाया जा सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम पूरा वर्ड बता रहे। A combination reaction is a reaction in which two or more element or compound form together to mix together to form a new substance or compound। जरूरी नहीं कि वो कंपाउंड बने या फिर कुछ सब्सटेंस भी बन सकता है। तो ये कंपाउंड बने या सब्सटेंस बने, मतलब कुछ नया चीज हमको अचीवमेंट हो जाएगा। जो दो चीज मिलाए और उससे एक नया चीज का अचीवमेंट हो गया, और ये जब अचीवमेंट होगा तो वो दोनों का कैरेक्टर से इसका कैरेक्टर बहुत डिफर होगा। इस वजह से इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एकदम आसान भाषा में हम समझ में आ गया। अब इसको हम एक एग्जांपल के फॉर्मेट से समझा देते हैं, क्योंकि जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं बिना केमिकल रिएक्शन के कुछ नहीं होता। ठीक है, फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल के कुछ नहीं है, मैथ में भी तुमको फॉर्मेट समझाना पड़ता है। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा कुछ हमको समझना होगा। तो एग्जांपल भी अगर बोलेगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर हम उतना लाइन लिख के हम छोड़ देंगे तो मेरे को नंबर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए अगर हम एक तो एग्जांपल दे देंगे तो मेरे को पूरा नंबर मिल जाएगा। तो हम क्यों एग्जांपल को हम छोड़ दें, इससे अच्छा हम एग्जांपल भी समझ जाते हैं ताकि बात के लिए प्रॉब्लम नहीं करे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे हम यहाँ लिखे H2O प्लस CO2 H2CO3। H2O मतलब समझ में आ रहा है ये वाटर है, CO2 मतलब समझ में आ रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, H2CO3 ये समझ में आ रहा है कार्बोनिक एसिड है। अब ये कार्बोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह दिन भर में कहीं ना कहीं पी ही लेते हैं। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में यही चीज मौजूद होता है, जिस वजह से उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफर लगता है। तो ये H2CO3 समझ में आएगी, इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो H2O प्लस CO2 इक्वल टू H2CO3, ये हो गया कार्बोनिक एसिड। क्लियर है, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल के साथ डेफिनेशन खत्म। इसके बाद दूसरा रिएक्शन आता है जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका नाम से जैसे हमको पता चला उसका भी यही नाम हमको पता चला, लेकिन बस सिर्फ फर्क है थोड़ा सा। क्या है, मतलब अगर हम बात करें तो ये उल्टा है। डिकम्पोज कर देना मतलब खत्म कर देना, टूट जाना, बिखर जाना। ठीक है, इसका फॉर्मेट होता है। तो कोई भी चीज या तो टूट जाए या तो बिखर जाए या तो स्प्लिट हो जाए, तो ये अपने से तो होगा नहीं। कोई चीज जैसे मान लो ये सामान है, ये टूटने का सामान है, ये गिलास है मान लो, अगर इसको हम जमीन पे छोड़ेंगे तब जाके ये बिखर के स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन अगर इसको हम हाथ ही में रखे रहेंगे ये वाला गिलास को, तो मेरा कुछ नहीं होगा। तो यही चीज है, तो इसके लिए भी हमको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जो ये डिकम्पोज हो सके। तो डिकम्पोज के लिए क्या करना है, कुछ ऐसा प्रोसेस यूज करना होगा जिस वजह से ये डिकम्पोज हो जाए। तो जब ये डिकम्पोज होगा तो कोई एक सामान, जैसे ये गिलास मान लो, इसमें बहुत सा इधर आगे पीछे प्लास्टिक लगा हुआ है, फिर यहाँ पर कचकड़ा लगा हुआ, बहुत सा मटेरियल मान लो लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये टूटेगा तो पार्ट बाय पार्ट हर चीज अलग हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर भी है। तो जब ये डिकम्पोज करेगा तो कोई एक सामान होगा, अभी तक इसको हम एक गिलास बोल रहे थे या कप बोल रहे थे, लेकिन जैसे ये टूटेगा तो अभी प्लास्टिक अलग हो जाएगा, शीशा अलग हो जाएगा, सब कुछ अलग हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर होगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कोई एक रिएक्शन है उसको हम 2 या 3 पार्ट में टूट गया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी डेफिनेशन समझ जाएंगे। अ रिएक्शन इन विच, या फिर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो अ रिएक्शन विच स्प्लिट इनटू 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जो टूट के या बिखर के दो एलिमेंट या दो कंपाउंड के फॉर्म में निकल जाता है, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो यही चीज को हम जस्ट यहाँ पर लिख सकते हैं।
अब एक नया चीज यहाँ पर हमको दिखा कि हम यहाँ पर हीट लिखे लेकिन ये वाला साइन यहाँ पर दे दिए। तो अब ये नया साइन का मतलब हुआ क्या सर? हमको तो समझ ही में नहीं आया कि ये वाला नया साइन का मतलब क्या होता। तो हम ये साइन का फॉर्मेट हम बता देते हैं। पहला चीज, अगर इसको हम मैथ के फॉर्मेट से पढ़ते हैं तो ये होता है ट्रायंगल। फिजिक्स के फॉर्मेट से पढ़ते हैं तो ये होता है डेल्टा, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर हम केमिस्ट्री के फॉर्मेट से पढ़ते हैं तो ये हो जाता है हीट को डोनेट करने के लिए। तो हम यहाँ पर हीट नहीं लिख के अगर हम सिर्फ ये वाला चीज लिख दें तो भी चलेगा, ठीक है। तो H2CO3 को अगर हम हीट देते हैं तो ये H2O और CO2 के पार्ट में, दो पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब उसको हम नेक्स्ट रिएक्शन को ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए ये दोनों रिएक्शन में हमको कुछ ना कुछ कॉमन दिखा। कॉमन क्या दिखा कि पहला में हम जो एग्जांपल लिए उसी को हम जस्ट उल्टा कर दिए तो ये एग्जांपल आ गया। दिखा कुछ? तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरा एग्जांपल नहीं ले सकते थे, हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते थे, लेकिन हम तुम लोग को समझाने के लिए ऐसा फॉर्मेट किए कि ताकि एक नया रिएक्शन का फॉर्मेशन समझ में आ सके। तो एक नया रिएक्शन कहेंगे जिसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। नाम सुने होंगे। तो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जिसको हम बना तो सके लेकिन वो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे अगर हम एक कागज का टुकड़ा को हम जला दिए, ठीक है, गर्म किए तो वो क्या हो गया? ऐश में बन गया। अब वो ऐश को हम उठाए और फ्रिज में जाके डाल दिए, बहुत ठंडा कर दिए, 2 दिन के बाद निकालेंगे तो फिर से वो कागज नहीं बन पाएगा। तो वो कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। उसका कोई चांसेस नहीं है फिर से वो वाला फॉर्मेट में आ जाए जो पहले से फॉर्मेट था। तो उसको कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन और इस रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का फॉर्मेट ऐसे होगा, इसका साइन इंडिकेशन ऐसे होता, मतलब मिलाए तो ये बन गया, हीट दिए तो ये बन गया। क्लियर है? तो ये रिएक्शन भी समझ में आ गया। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा रिवर्सिबल रिएक्शन। ये तीनों चीज क्लियर हो गया। इसके आगे हम और रिएक्शन को हम पढ़ाना चालू करते हैं। तो अब हम और रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम एक नया फॉर्मेट समझ जाते हैं कि होता क्या है। तो ये सारा कुछ हम लोग क्लास 7-8 से पढ़ते हुए आए हैं जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसके बिना केमिस्ट्री समझो तो अधूरा है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज किसके साथ रिएक्शन होगा या कौन सा चीज किसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। तो ये वाला तो हमको समझ में आना चाहिए ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलेंगे याद कर लो। तो ये आगे के लिए जब तक तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ये बेसिक का काम करेगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को हम पढ़ लेते हैं। ये वाला चीज इधर आ गया। के, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकुरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। ठीक है। तो जो ऊपर के फॉर्मेट में है उसका रिएक्शन करने का क्षमता बहुत ज्यादा है, और जो नीचे के कंपेयर में है उसका रिएक्शन करने का क्षमता है ही नहीं। ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल अगर अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है
मेटल और नॉन मेटल, ये क्लास 10 के सीबीएसई में है और क्लास 10 के आईसीएसई में है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के नाम से, तो ये भी चीज़ पढ़ना है। फिर सेकंड चैप्टर जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें भी ये चीज़ पढ़ना है, तो क्यों ना हम पहले पढ़ने से बाद में पढ़ने से अच्छा अभी पढ़ लें कि ताकि मेरा प्रॉब्लम हमेशा के लिए शॉर्ट आउट हो जाए। उस समय जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, अरे ये तो हम पहले से पढ़े हुए हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो इसको याद करना है। तो 4 2 6 2 8 14 15 है, आराम से याद हो जाए। के मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। तो ये जो ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये सब जितना है इसका हाई रिएक्टिविटी फॉर्मेट रहता है, मतलब ये किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करने का क्षमता रखता है, और मतलब ये सुपेरियर है, और ये जो नीचे की तरफ है ये इंफीरियर है। ये लोग का पावर नहीं है कि जहां पर ये मौजूद रहे उसके जगह पर अगर ये रहेगा तो इसको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वहां से हटना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन, तो ये चीज हम समझा दिए। तो अब हम एक नया रिएक्शन पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस अभी वर्ड बोले, मतलब मूवमेंट करना पड़ जाएगा, वहां पर रहेगा तो यही चीज का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ा लेते हैं। A reaction in which high reactivity series metal displaces low reactivity series metal, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिविटी सीरीज, ऊपर था ना KNaCl था ना, वो लोग जो नीचे है AgHgAuPt, वो जो है वो लोग को डिस्प्लेस कर देगा और उस जगह पर वो अपना पोजीशन आके वो बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ये करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CuSO4 प्लस Fe। तो अभी हम थोड़ा देर पहले, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे ले लो और देखोगे तो Fe जो रहेगा वो नीचे होगा एज कॉम्पेयर टू Cu, कि Fe है ऊपर एज कॉम्पेयर टू Cu। पहले ये चीज चेक कर लेंगे। तो जब हम चेक किए तो पता चला Fe जो है सुपेरियर है किसके, Cu के सुपेरियर, क्योंकि Fe जो है ऊपर की तरफ आता है, उसके बाद Cu आता है, तो Fe के बाद आता है PbH, फिर आता है Cu। तो Fe जो बेचारा सुपेरियर है, लेकिन ये तो अकेला है, तो ये जो CuSO4 के साथ मिला हुआ है, तो Fe क्या करेगा, Fe के पास इतना क्षमता है कि ये Fe Cu को डिस्प्लेस करा दे, क्योंकि अब तुम जब तक वहां थे, जब तक नहीं थे तब तक तुम वहां पर मौजूद थे, लेकिन जैसे हम आ गए हैं तो मेरा पावर तुमसे ज्यादा है, तो तुमको वहां से हटना पड़ेगा और उस जगह पर हमको रहना है। तो ये रिएक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो FeSO4 प्लस Cu, तो Cu बेचारा अकेला पड़ गया, तो ये रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। अब इसके बाद एक और रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर सिर्फ एक हुआ, गौर से देखे तो यहाँ पर सिर्फ आयरन को हटाया गया है, क्योंकि आयरन अकेला था, तो आयरन क्या हट के Cu का जगह ले लिया, ठीक है, क्योंकि Cu किसी के ग्रुप के साथ में था। तो अब Cu बेचारा अकेला हो गया, ये रिएक्शन से पहले आयरन अकेला था, अब यहाँ पर Cu अकेला हो गया, तो यहाँ होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होगा कि पहला वाला जो है वो दूसरे का जगह लेगा, और जो जगह खाली बच जाएगा उस जगह में जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो वहां पर आके अपना जगह में चला जाएगा। मतलब जो सुपेरियर है वो पहले अपना काम कर लेगा, और जो जगह बचेगा उस जगह पर जो इंफीरियर रिएक्टिव मेटल है वो वहां पर आके उसका प्लेस ले लेगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं ना अकेले रह सके, इस वजह से। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ जब हम चेक करते हैं तो ये जो Na है और यहाँ Ag है, ठीक है। Na बहुत सुपेरियर है एज कॉम्पेयर टू Ag। Na मतलब सोडियम, Ag मतलब
सिल्वर। तो Na जो है सुपेरियर है Ag के कंपेयर में, तो Na क्या करेगा, Ag का जगह ले लेगा और जो जगह बचेगा वो जो है Ag अकेले ना रह के उस Na का जो जगह बचा हुआ है खाली स्पेस, उस जगह पर आके वो अपना सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, तो एक नया रिएक्शन बनेगा। तो क्या हो जाएगा, NaNO3 प्लस AgCl। ठीक, तो ये रिएक्शन हो गया। लेकिन यही रिएक्शन में अगर इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट में, जैसे हम यहाँ लिख दिए FeSO4 प्लस Cu, तो कोई चांस बनता है नया रिएक्शन फॉर्म होने का? ये रिएक्शन बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये कॉपर जो है ऑलरेडी आयरन के कंपेयर में कम इंफीरियर है, तो ये रिएक्शन बनेगा ही नहीं। तो इस वजह से इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा नो रिएक्शन। तो अब हम ये वाला चीज तो पता है क्योंकि हम रिएक्टिविटी सीरीज हमको समझ में आ चुका है। तो अगर कोई रिएक्शन दे दिया इस टाइप से रिएक्शन, तो पहले हमको चेक कर लेना है कि वो कौन सा सुपेरियर है कौन सा इंफीरियर है। सुपेरियर अगर अकेला फॉर्मेट में है तो वो इंफीरियर का जगह ले लेगा तो रिएक्शन बनेगा। लेकिन यहाँ पर अगर इंफीरियर ही अकेले हैं और हम लोग ट्राई पे ट्राई करते जा रहे हैं, 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, अरे कुछ रिएक्शन बन नहीं रहा, कुछ रिएक्शन बन नहीं रहा, या फिर अगर हम ऐसा किए कि काम करते हैं हम रिएक्शन बना देते हैं, नया रिएक्शन बन जाएगा, तो हम तो गलत हो गया ना। तो ये पहले चीज को हम समझ जाएंगे कि जो है अब जो हम नया रिएक्शन बनाएंगे तो वो रिएक्शन तो 110% गलत ही होगा, तो वो नंबर मेरे को क्या मिलेगा, 0। ठीक है, लेकिन अगर हम ये वाला चीज समझ गए हैं तो एक बार में हमको समझ में आ गया हो यहाँ तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ हम लिख देंगे नो रिएक्शन। अगर इस सवाल का इस क्वेश्चन का आंसर में अगर 2 नंबर रहेगा तो वो डायरेक्ट 2 नंबर देगा। क्यों 2 नंबर दिला जाएगा? इसलिए क्योंकि ये वाला चीज उसको क्लियर कर दिए। यहाँ पर ये चीज हम लिख देंगे कि Cu जो है डिस्प्लेस नहीं कर सकेंगे आयरन को, क्योंकि Cu रिएक्टिव कम है एज कम्पेयर टू आयरन। हो गया, काम खत्म, आंसर आ गया। क्लियर है? तो अभी तक हम 5 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा रिवर्सिबल रिएक्शन, चौथा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक टोटल क्लियर है। इसके बाद हम एक नया रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, नया रिएक्शन पढ़ते हैं। तो इस रिएक्शन का नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या नाम है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ जो वर्ड है, यहाँ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट से आया, तो हम ये वाला यहाँ लिखते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है रेसिडुअल। रेसिडुअल का मतलब होता है कोई एक चीज हम काम कंप्लीट किए लेकिन मेरा कुछ काम बच गया, तो उसको हम कहते हैं रेसिडुअल। या फिर हम कुछ काम को ड्यू कर दिए हैं तो हम उसको नेक्स्ट डे में करेंगे या फिर हम थोड़ा देर के बाद करेंगे, उसी को कहा जाता है। जो बचा हुआ सामान रहता है उसको हम कहते हैं रेसिडुअल। और अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो जो बचा पार्टिकल हुआ उसको हम कहेंगे रेसिडुअल पार्टिकल, या फिर उसको अगर हम केमिस्ट्री के वर्ड में हम बात करें तो हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट बच गया। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। क्लियर यहाँ तक? तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म तो हो गया, लेकिन हमको रिएक्शन करना था पूरा, और यहाँ मेरा प्रेसिपिटेट बच गया। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का हम फॉर्मेट समझ लेते हैं। आ रिएक्शन इन विच precipitate or residual is formed after the reaction is called precipitation reaction। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रेसिडुअल के पार्ट में प्रेसिपिटेट बच गया है, वो तुम्हारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। एकदम इजी है। तो अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बच तो गया, लेकिन यहाँ बचने के बाद दिक्कत ये हो गया हमको कि ये प्रेसिपिटेट को हमको टोटल तरीका से डिसॉल्व करा देना। ये प्रेसिपिटेट को टोटल तरीका से डिसॉल्व करा देना। इज दैट पॉसिबल? तो इस पॉसिबिलिटीज को हमको करना है। अब कैसे करना है वो हम लोग को दिमाग लगाना है।
तो ये प्रिसिपिटेट को, रेसिडुअल को खत्म करना है टोटल तरीके से। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम एक गिलास लिए, उसमें हम चीनी घोल दिए, 1 चम्मच घुल गया, 2 चम्मच घुल गया, 3 चम्मच घुल गया, 4 चम्मच घुल गया, 5 चम्मच डाले, बहुत देर घोले, नहीं घुला, 6 चम्मच डाले तो देखिए और भी बच गया। तो कभी कभी होता ना, जब घर में हम लोग शरबत वगैरह बनाते हैं तो कुछ कुछ चीनी बच जाता। तो ये चीनी क्यों बचा? क्योंकि वो सॉल्यूट जो है, चीनी सॉल्वेंट का जितना भी स्पेस लेना था उस फॉर्मेट में, उस पोजीशन में उसको ले लिया, लेकिन बाकी जो स्पेस बचा ही नहीं तो वो लेगा कहाँ? तो इसको नहीं लेने के लिए वो तो कहीं ना कहीं मेरा रेसिडुअल बच गया, तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा, जिसमें प्रेसिपिटेट क्या बच जाएगा? वो जो शुगर है। तो इसको हमको टोटल तरीका से डिसॉल्व करना है। तो डिसॉल्व करने के लिए हम एक मटेरियल यूज करते हैं, या तो कुछ हम प्रोसेस बोले या फिर हम कुछ मटेरियल बोले। तो प्रोसेस बोलो या मटेरियल बोलो, उसी का नाम होता है कैटेलिस्ट। तो ये कैटेलिस्ट अगर हम यूज कर देते हैं, तो अब हम शुगर सॉल्यूशन में कैटेलिस्ट यूज किए, उसको हम हीट कर दिए, तो अब तुम जितना भी चीनी डालो वो आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया हीटिंग कैटेलिस्ट हो गया। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ कुछ एलिमेंट या फिर कंपाउंड डालना पड़ता है, वो कैटेलिस्ट का फॉर्म करता है, जो रेसिडुअल को खत्म कराता है। क्लियर है? तो वो सब कैटेलिस्ट जब हम डालेंगे कोई भी रिएक्शन में, क्योंकि अभी हम कुछ रिएक्शन किए तो वो अपना आउटपुट दे दिया, लेकिन जब हम कैटेलिस्ट डालेंगे तो कैटेलिस्ट भी कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट तो छोड़ेगा उस रिएक्शन पर। तो वो जो इम्पैक्ट छोड़ेगा, तो वो अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा तो रिएक्शन में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, इफेक्ट पड़ेगा ही। तो कैटेलिस्ट यही होता है। तो एक रिएक्शन हो गया जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो वो होता है कैटेलिस्ट। जैसे इससे पहले हम लोग घर में यूज होता है, सबके घर में यूज होता है, जिसका नाम है LPG। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पहले जब यूज होता था तो जितना केजी आता था उसमें से बहुत सा रेसिडुअल बच जाता था, वो यूज नहीं हो पाता था। अब ऐसा थोड़ा ना कि हम सिलेंडर को तोड़ के हम निकाल लें, पॉसिबिलिटीज तो नहीं है। तो ये वाला चीज हम लोग, जैसे मान लो 14 केजी आया तो 14 केजी में से हम 5-6 केजी यूज किए, बाकी बच गए। लेकिन अभी के टाइम में हम लोग टोटल यूज कर लेते हैं, तो ये टोटल यूज अपने आप से नहीं हो पाता, इसमें भी हम कुछ कैटलिस्ट यूज किए हैं। पहला जो आता था वो क्या, ये कैटलिस्ट अब यूज किए हैं, तो कैटलिस्ट क्या किया, ये कैटलिस्ट जैसे इसमें डाले तो ये टोटल रेसिडुअल को डिसॉल्व करने का क्षमता बढ़ा दिया। तो जैसे हम जितना भी है उतना हम यूज कर लिए, लेकिन इसका एक नया इम्पैक्ट पड़ा, ये एक नया ओडर ला दिया, ठीक है, नया एक ओडर ला दिया जिसको हम गंध कहते हैं। तो पहले जो एलपीजी आता था उसमें कोई ओडर नहीं रहता था, कहाँ पर लीकेज हो रहा है कोई पता नहीं चलता था। ये कैटलिस्ट तो मेरे लिए फायदेमंद हो गया कि पहला चीज ये ओडर भी दे दिया, दूसरा ये टोटल तरीके से प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व भी करा दिया। तो ये जो पंजेंट स्मेल टाइप का आता है ओडर, इससे पता चलता है कि हमको घर में कहीं ना कहीं गैस लीकेज है। तो ये कैटलिस्ट होता है इथाइल मेरसेप्टोन। इथाइल मेरसेप्टोन C2H5SH। C2H5SH, इसका दूसरा नाम भी है थियो इथेनॉल। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब हम इसके बाद एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका भी नाम से ही पता चल रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है एक ऐसा चीज जो न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल का मतलब ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव,
मतलब ऐसा हुआ कि इसमें कोई चार्ज होगा ही नहीं। तो अब ये चार्ज नहीं होगा तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होगा? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब पॉसिबिलिटीज है याद रखना, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए और वीक बेस ले लिए तो ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लिए हैं तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं और वीक एसिड लिए हैं तो वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। लेकिन हमको चाहिए न्यूट्रलाइजेशन, मतलब अगर पीएच पेपर का फॉर्मेट अगर हम बात करेंगे, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में आ जाएगा, तो ये 14 जो नंबर है और ये जो 1 रहा है ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। तो ऐसे फॉर्मेट में लेंगे। ठीक है, तो ये जब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ाएंगे तो उस समय टोटल तरीके से समझा देंगे। तो एसिड स्ट्रॉन्ग लिए या फिर अगर हम एसिड वीक लिए हैं तो बेस भी हमको वीक ही लेना पड़ेगा, याद रखना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तभी पॉसिबिलिटीज है, ऐसा नहीं कि हम एसिड को स्ट्रॉन्ग ले लिए या फिर बेस को हम स्ट्रॉन्ग ले लिए, वैसा नहीं होगा। तो एसिड में ले लिए HCl और बेस में ले लिए NaOH, तो एक नया रिएक्शन बना जिसका नाम हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यही होता है NaCl। NaCl का मतलब हुआ सोडियम क्लोराइड, जो आज हम लोग घर में यूज करते हैं, जिसका नाम होता है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ये हो गया HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको हम कॉमन सॉल्ट के नाम से बोलते हैं, और ये H2O मतलब वाटर। यहाँ तक टोटल तरीका से उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी और 2-3 रिएक्शन है, उसको भी हम अच्छा तरीके से समझ जाएंगे, तो ये चैप्टर मेरा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक जितना समझाए हैं उम्मीद है समझ में आता ही होगा। एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों चीज जो रिएक्शन है, ये दोनों चीज हीट के फॉर्मेट में बात करता है। एंड मतलब खत्म हो जाना, एक ऐसा रिएक्शन जिसको खत्म हो जाता है, मतलब अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट खत्म हो गया, मतलब हीट एब्सॉर्ब हो गया। रिएक्शन हम किए तो और हीट भी दिए, लेकिन वो रिएक्शन में हीट मेरा नजर ही नहीं आया बाहर की तरफ। अगर हम कोई भी चीज में हीट दिए, बाहर की तरफ हीट नजर नहीं आया, एंड हो गया, खत्म हो गया, तो उसको कहेंगे एंडोथर्मिक। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कराता है, ये जो एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है। इस वजह से इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट समझ लो ताकि बात के लिए परेशानी नहीं हो। एंड मतलब खत्म हो जाना, तो इसके लाइन से समझ में आ रहा है। एंडोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जा रहा, मतलब टोटल तरीके से आ तो रहा है, यूज तो हो रहा है, लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं दिखा रहा। और एक्सोथर्मिक मतलब हीट, ऐसा हीट जिसमें एक्स बाहर की तरफ चला गया। एक्स मतलब समझ में आ रहा है, जो चला गया उसको हम कहते हैं एक्स। तो वो जो चीज बाहर की तरफ दिख रहा है, निकल के चला गया है, उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। समझ में आ गया, जो लौट के आने वाला नहीं है, मतलब जो बाहर की तरफ निकल गया। तो ये हो गया एक्स और ये हो गया एंड, जो खत्म हो गया। क्लियर यहाँ तक? तो इसका भी एग्जांपल हम समझ जाते हैं। तो एक्सोथर्मिक में अगर हम Fe+O2 आयरन प्लस Fe+O2 ले लिए, तो आगे Fe क्या हो जाएगा, Fe2O3, बाकी ये देख लेना, प्लस हीट। ये बैलेंस नहीं है, याद रखना, इसको बैलेंस बनाना होगा। तो ये बैलेंस नहीं है, तो अभी हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेट हम समझा देंगे। एकदम इतना छोटा प्रोसेस है, इतना इजी प्रोसेस है कि आज तक जब भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है, क्योंकि जो भी केमिस्ट्री पढ़ा उसके लिए सबको प्रॉब्लम हुआ, इवन दैट हम लोग को भी हुआ था।
जब हम लोग बैलेंसिंग पढ़े थे तो बैलेंसिंग का एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 1-2 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको हम पूरा अच्छा तरीके से समझा देंगे कि ताकि बाद का परेशानी नहीं हो। तो आज तक जितना भी यूज़ किए, क्योंकि हम लोग बहुत सब मेथड यूज़ करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, जैसे यहीं पर हम यूज़ करेंगे। आयरन तो यहाँ 2 है तो हम यहाँ 2 डाल दिए, लेकिन जैसे हम यहाँ आयरन 2 डाले तो यहाँ तो आयरन हो गया, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। फिर इसको हम 3 डाले, फिर 4 डाले, वैसे करके करने से अच्छा है कि एक ऐसा प्रोसेस समझ जाते हैं जिससे मेरा हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें हीट बाहर की तरफ दिखा है तो एक्सोथर्मिक हो गया। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट अंदर की तरफ रह गया, CaCO3 को अगर हम हीट देते हैं तो ये CaO प्लस CO2 दिखेगा, लेकिन यहाँ पर हमको कहीं भी हीट नहीं दिखेगा। दिख रहा है कहीं भी हीट का फॉर्मेट यहाँ दिए, लेकिन हीट खत्म हो गया, तो इसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक। हीट नहीं दिखा और यहाँ पर हीट नहीं दिए, इसमें दो समान मिला लेकिन नया हीट बाहर की तरफ आ गया, इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक, उसको कहेंगे एंडोथर्मिक। टोटल क्लियर? अब और 1 से 2 रिएक्शन है। तो पहला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका भी डेफिनेशन बहुत आसान है। अ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट बात कर देते हैं। इसमें क्या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज, इसमें क्या था, ऐड हो रहा था और रिमूव हो रहा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट उल्टा था, तो यहाँ वही दो रिएक्शन हो गया। अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव, और इसमें ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव। दोनों क्लियर हो गया। अब ये दोनों रिएक्शन जब आपस में मिलके एक नया रिएक्शन बनाता है, इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑक्सीडेशन अभी काम कर दिया, 1 घंटा बाद रिडक्शन आके अपना काम किया, वैसा नहीं होगा। रिएक्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिल जाएगा और बोलेगा चलो एक साथ हम लोग दोनों काम करते हैं मिलके। तो जब ये दोनों मिलके एक साथ कोई काम को अंजाम देगा तो वो रिएक्शन हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर यहाँ तक? लेकिन यहाँ हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मेट हम बता दिए, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी फॉर्मेट होता है। ठीक है, फिर ये रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन जो आया तो साइमल्टेनियसली काम करेगा। तो इसमें दो चीज और नया ऐड होगा जिसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं है, एकदम आसान भाषा में अगर हम बात करें, एकदम इजी लैंग्वेज में, तो याद करने के लिए भी टाइम नहीं लगेगा। ऑक्सीडेशन एजेंट, एजेंट का मतलब होता है वो जो आदमी, वो जो चीज जो उसमें मदद करा रहा। तो ऑक्सीडेशन एजेंट क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, डाइजिंग एजेंट मतलब उसको बाहर की तरफ कर रहा। तो जो रिडक्शन में मदद कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो ऑक्सीडेशन में मदद करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एकदम आसान है। क्लियर यहाँ तक? तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट।
ये रिड्यूसिंग हुआ क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा रहा है, इस वजह से ये हो गया। ये कम करा दे रहा है, ये Cu2+ है, यहाँ Cu हो जा रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब यहाँ पर Zn2+ और ये हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया और ये रिड्यूस्ड हो गया। तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया। इसके बाद आता है कोरोजन। कोरोजन और होता क्या? कोरोजन क्या होता है? कोई भी मेटल अपना प्रॉपर्टी को लूज करने लगता, मतलब उसमें जंग लगने लगता, तो वो नया नया फॉर्मेट आने लगता है। जैसे अगर हम कॉपर में बात करें तो कॉपर वो हल्का ग्रीन कलर में चेंजेस होने लगता, उसमें क्रूड हो गया। आयरन में अगर हम बात करें तो ये सिल्वर में अगर हम बात करें तो वो हल्का ग्रेइश कलर में चेंजेस होने लगता है, तो ये क्रूड हो गया। तो ये सारा कुछ क्रूड करने लगता है। लेकिन अगर हम आयरन में बात करें तो क्रोजन ऑफ मेटल हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम क्रोजन ऑफ मेटल इन केस ऑफ आयरन का अगर हम बात करें तो क्रोजन ऑफ मेटल नहीं होगा। ठीक है, उसमें डायरेक्टली क्रोजन ऑफ मेटल अगर हम आयरन में बात कर रहे हैं तो वो क्रोजन ऑफ मेटल चेंजेस इनटू रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन के साथ में अगर हम क्रूड होता, कोई आयरन अगर क्रूड होता तो उसको हम क्रूड नहीं कहेंगे, उसको हम रस्टिंग कहेंगे। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद बहुत सा चीज है जिसको हम रस्टिंग से बचाया जा सकता है। गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिंक का कोड देते हैं, एनेलिंग करते हैं, एल्युमिनियम का कोड देते हैं। फिर बहुत सा ऐसा है जैसे हम लोग गोल्ड है, प्लेटिनियम है, सिल्वर है, ये सारा कुछ को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। जैसे हम सिल्वर का सामान ले लिए, उसके ऊपर हम इसका सोना का परत चढ़ा दिए तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। तो ये छोटा मोटा चीज है, रेंसिडिटी, ये सारा कुछ छोटा सा टॉपिक है बुक में, जिसको अपने हिसाब से आए हो पढ़ के समझ में आने के चैप्टर है। बाकी जितना कुछ भी रिएक्शन का फॉर्मेट है, ये रिएक्शन होता कैसे है, वैलेंसी क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मास क्या होता है, ये सारा कुछ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कौन सा रिएक्शन किसके साथ, कौन सा एलिमेंट किसके साथ बना के नया कंपाउंड फॉर्म करता है, ये सारा कुछ का हम टोटल डिटेल डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हम करवा चुके हैं। वो सीरीज के फॉर्मेट में है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। उसका 3 सीरीज है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो नहीं देखा है वो इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है टोटल समझ में आ गया होगा। तो ये बेस्ट चैप्टर है क्लास 10 के फॉर्मेट में। इससे 6 नंबर का आसानी से नंबर गेन करने का ये चैप्टर है। आसानी से 6 से 4 नंबर जरूर आ जाएगा केमिस्ट्री में। आई होप सारा कुछ कंप्लीट हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।